नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। चूँकि हर एग्ज़ाम में भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं विदेश नीति से संबंधित उनका एक जगह संकलन किया गया है। इस 6-7 मिनट के वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरी संभावना है कि इस वीडियो में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, आप जानते हैं विदेश नीति क्या होती है। भारत का अपने देश से बाहर के दूसरे देशों के साथ वो संबंध जिससे सहयोग को बढ़ावा मिले, व्यापार को बढ़ावा मिले, अपने देश का भला हो। यानी येन केन प्रकरण, हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों से लाभ कैसे हो सकते हैं, इस तरह की नीतियां अपनाना, उसी को कहा जाता है विदेश नीति। यानी बाहर से जो देश हैं उनके साथ नीतियां अपनाना। अब देखिए वो नीतियां क्या है। उस विदेश नीति को बेहतर करने के लिए समय समय पर भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण समझौते किए गए, नए संगठन हैं उनका उदय हुआ, उनका निर्माण किया गया। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पंचशील समझौते के बारे में। देखिए, जो इससे पहला वीडियो बनाया था मैंने भारत और चीन के साथ, उसमें आपको पंचशील समझौते के बारे में मैंने जिक्र किया था। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? ये इंडिया के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और चाइना के थे चाउ एन लाई। इनके बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। क्या था इसमें? पंचशील यानी 5 बातें हैं। और उद्देश्य क्या है कि जैसे एक दूसरे की जो भी क्षेत्रीय अखंडता है और संप्रभुता है उसका सम्मान करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे, आंतरिक मुद्दे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपस में अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी शांति के साथ एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व रखेंगे यानी निवास करेंगे। तो इस तरह से पंचशील समझौते की ये बातें हैं। तो ये किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी जो भी 5 मुख्य बातें हैं, उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की। गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया इसको बाद में। देखिए, जब शीत युद्ध शुरू हुआ अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य, सोवियत संघ के मध्य, तो अमेरिका ने अपना एक सैनिक संगठन बनाया नाटो, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज थे। और उसकी देखा देखी उसके बदले में रशिया ने यानी सोवियत संघ ने बनाया वारसा। अब दोनों देश भारत को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारत ने यह सोचा कि अगर किसी एक देश का समर्थन करेंगे ये बात सही नहीं है और दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या उसका जो कोशिश की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने यह कहा हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। यानी ना तो हम जो अमेरिका है ना तो इसके गुट में शामिल होंगे और ना ही हम जो सोवियत संघ है उसके गुट में शामिल होंगे। हम दोनों का सम्मान करते हैं और दोनों देशों के साथ, दोनों के जो भी गुट हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तब ये चीज़ सामने आई थी गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट में नहीं है हम। तो और इसका जनक किसको माना जाता है? नेहरू जी को माना जाता है, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को। इनका मूल मंत्र क्या था कि शांति केवल अपने देश के लिए नहीं रखनी हमें, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए रखनी है। तो ये जो लाइन है ये वैसे भी आपको याद करनी है, ये नेहरू जी की थी। देखिए, इसकी बुनियाद कहाँ पे रखी गई? जो भी गुट निरपेक्ष ये जो था मूवमेंट, तो बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग का है इंडोनेशिया में, 1955 में 55 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। और उसके बाद में इसको जो आधिकारिक स्वरूप है वो बेलग्रेड के अंदर सर्बिया में 1961 में इसको आधिकारिक स्वरूप दिया गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। इसका समर्थन करने वालों में शुरू में जो इसमें मुख्य 3 व्यक्ति माने जाते हैं जिनके द्वारा नेम यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था इसकी नींव रखी गई, इसकी जिन्होंने स्थापना की, स्थापनकर्ता भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, मिस्र के अब्दुल नासिर और यूगोस्लोविया के मार्शल टिटो। आपको इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है, नेहरू, नासिर, टिटो। 2-3 बार बोलेंगे नेहरू, नासिर, टिटो, तो आपको ये नाम याद भी हो जाएगा। इसके साथ ही एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि भारत की विदेश नीति से संबंधित संविधान में उल्लेख कहाँ है,
तो जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उसमें आर्टिकल 51 है, जो कि नीति निर्देशक जो तत्व है उसका अंतिम अनुच्छेद है वो 51। इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य या राष्ट्र हमेशा प्रयास करेगा। तो उसमें हम विदेश नीति की जो झलक है, इसमें हम विदेश नीति की झलक देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्राइन। ये आप जानते हैं गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल, इनके द्वारा दिया गया था। लेकिन देखिए जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस समय दिया था, उस समय ये विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा। 1996 की बात है ये। गुजराल सिद्धांत का क्या था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमें सबसे ज़्यादा उनके साथ सहयोग सुधारने पर बल दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो बिना किसी भावना की कि वापस भी हमें कुछ उनसे मिलेगा, उसकी आशा रखें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विस्तारित पड़ोसी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। देखिए विस्तारित पड़ोसी और मौर्य काल में जो वे थे चाणक्य, उनका था मंडल सिद्धांत, उससे मैच खाता है। विस्तारित पड़ोसी का क्या है कि जो हमारा पड़ोसी है उसका पड़ोसी, जैसे मान लीजिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान देश, तो पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है, अफगानिस्तान। तो यानी हमारा जो पड़ोसी का पड़ोसी है, हमें उनके साथ भी संबंधों को सुधारने पर बल दिया जाना चाहिए। और ये किसने कहा था, गुजराल सिद्धांत में विस्तारित पड़ोसी नामक ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। गुजराल सिद्धांत में भी यही था कि जैसे पड़ोसी देश हमारे हैं, बांग्लादेश है, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनके साथ संबंधों को सुधारने पर बल देना चाहिए। दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनसे संबंध सुधारने चाहिए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करना चाहिए और जो भी आपस में अगर विवाद हों तो उनका समाधान शांतिपूर्ण वार्ताओं के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। तो देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी है यानी पूर्व की ओर देखो। देखिए जब आसियान का निर्माण हुआ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके पश्चात भारत को ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमें जो भी पूर्व के देश हैं उनके साथ भी अपने संबंधों को, आर्थिक व्यापार को सुधारने पर बल देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरसिंह राव के समय इस पर बल दिया गया। तो देखिए आसियान में कंट्रीज़ कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कंट्रीज़ हैं कौन से। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एशियन के कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो भारत ने ये कहा कि हमें इन देशों के साथ भी अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्री हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में ये देश हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको G4 है ये भी ध्यान में रखना है। G4 कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी दावे के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये देख सकते हैं ये 4 देशों के प्रमुख हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत, इंडिया और इसके अलावा है जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। ये 4 कंट्री हैं, इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। ये उभरती हुई शक्तियां हैं और एक प्रकार से महाशक्ति भी कहा जा सकता है इनको कि इनका समय आ रहा है। जैसे जो फरीद जकारिया हैं, विदेश नीति के प्रमुख माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाला समय इन्हीं कंट्रीज़ का है। तो आपको ध्यान में रखना है कि G4 में कौन से देश हैं और इनका उद्देश्य क्या है। उसके बाद देखिएगा ये पूर्व की ओर देखो नीति है, कब हुई, नरसिंह राव के समय। आसियान के निर्माण के पश्चात भारत को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। अब देखिए जब ईस्ट की तरफ देखा है तो वेस्ट की तरफ भी देखना चाहिए। पश्चिम की ओर देखो नीति, लुक वेस्ट पॉलिसी। 2004-05 में डॉक्टर मनमोहन सिंह है भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस बात पर जोर दिया और यहाँ से इसकी शुरुआत मानी गई लुक वेस्ट पॉलिसी की। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इजराइल है, ईरान है और जैसे कतर है, 2008 में निवेश समझौता किया, कुवैत के साथ 2009 में किया, कतर के साथ 2008 में किया था, संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2010 में किया और लगातार अपने संबंधों को मजबूती देते हुए भारत सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि पश्चिम के जो देश हैं हमें उनके साथ भी अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी होगी, लुक वेस्ट पॉलिसी होगी।
और इसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुट निरपेक्षता 2.0 क्या है। तो देखिएगा, जो भारत के विदेश नीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने 28 फरवरी 2012 को अपनी एक रिपोर्ट जारी की जो भारत सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। इस रिपोर्ट में क्या था कि भारत एक आदर्शवाद की तो स्थापना करना चाहता है, एक आदर्शवादी बातें करता है, लेकिन उसको साथ में प्रैक्टिकली व्यवहारिक स्तर पर भी अपनी नीतियों को लागू किया जाना चाहिए, सामरिक तौर से, आर्थिक तौर से। तो उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए भी भारत सरकार इस पर ध्यान दे। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जो कि गुट निरपेक्षता 2.0 है। और भारत सरकार इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपना एक मार्गदर्शक मानते हुए इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। तो देखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें थी और मैंने इस चैप्टर के अंदर संपूर्ण फैक्ट लगभग इसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की है। आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा और पूरी संभावना है कि इसी वीडियो में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख लीजिएगा एक बार इसमें क्या क्या चीज़ें थी। पंचशील समझौता आपको ध्यान में रखना है, गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, बुनियाद कहाँ पे रखी हुई, उसके बाद में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कहाँ पे की गई, बेलग्रेड में 3 प्रमुख व्यक्ति कौन थे इसमें, नेहरू, नासिर, टिटो, गुजराल सिद्धांत। उस समय ये जो गुजराल हैं ये विदेश मंत्री थे, पीएम थे देवगौड़ा। 1996 की बात है। विस्तारित पड़ोसी क्या है, जो हमारा पड़ोसी है उसका पड़ोसी, यानी पड़ोसी का पड़ोसी। उसके बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी का आपको ध्यान में रखना है, पीवी नरसिंह राय के समय। आसियान के निर्माण के पश्चात लुक वेस्ट पॉलिसी का ध्यान में रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय इसकी शुरुआत हुई। और गुट निरपेक्षता 2.0। इसके साथ में देखिए छोटी छोटी चीज़ें और भी है, जो भी लैटिन अमेरिकी देश हैं उनके साथ भी भारत अपने संबंध सुधारा है। मध्य एशिया है, जैसे ये उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सब मध्य एशिया में कंट्रीज आते हैं। भारत उनके साथ भी अपने संबंधों को सुधारने पर बल दे रहा है। तो इस तरह से जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हमने इस वीडियो में की। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।